हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बार ऑफ लिमिटेशन। हमें बार ऑफ लिमिटेशन पे एक छोटा सा नोट लिखना है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन अ सूट इज़ डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कि एक सूट को कब माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुई है लिमिटेशन एक्ट के पर्पस से। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 3 क्लोज 1 प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव, मतलब इन सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूसिव मतलब 24 भी इंक्लूडेड है। हर एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट की जाएगी, अपील प्रेफर की जाएगी, या फिर जो एप्लीकेशन है वो दी जाएगी आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद दी गई है वो डिसमिस की जाएगी। यहाँ पे शेल है तो ये मैंडेटरी होगा। ऑल्दो लिमिटेशन जो है वो सेटअप नहीं किया गया है एज अ डिफेंस। जो प्ली है लिमिटेशन की वो रीज की जा सकती है किसी भी स्टेज पे। तो हमने इंट्रोडक्शन में जो है सेक्शन 3 क्लोज 1 को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद जो भी सूट, अपील या एप्लीकेशन दी गई है वो डिसमिस हो जाएगी अगर डिफेंस भी नहीं लिया गया है लिमिटेशन का। फिर आगे नेचर ऑफ प्रोविजन क्या है। सेक्शन 3 जो है वो स्टार्ट करता है विद द सब्जेक्शन क्लोज। तो ये जो है एक सब्जेक्शन क्लोज से स्टार्ट करता है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है अपने ऑपरेशन में और इफ़ेक्ट में, लेकिन ये कंट्रोल किया जाता है जो प्रोविजंस है हमारे पास सेक्शन 4 to 24 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 3 जो है वो एब्सोल्यूट है और मैंडेटरी है। जो ट्रू कंस्ट्रक्शन है सेक्शन 3 क्लोज 1 की वो ये है कि एक सूट, अपील या एप्लीकेशन अगर टाइम बार्ड है उसको डिसमिस किया जाएगा अगर फाइल की गई है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद, इवन अगर लिमिटेशन जो है वो प्लीड नहीं किया गया है डिफेंस में। ये प्री एम्प्ट्री है नेचर में, और ये जो है ड्यूटी है कोर्ट की कि इसको इफ़ेक्ट देना है। तो नेचर जो है हमने बताया है कि ये एब्सोल्यूट है, मैंडेटरी है। ये कोर्ट की अपनी ड्यूटी है इस चीज़ को, जो एप्लीकेशन या सूट या अपील आई है उसको डिसमिस करना, उसका जो है डिफेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास, गणेशन वर्सेस द कमिश्नर TN हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड 2019 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सूट, अपील या जो एप्लीकेशन प्रेफर की गई है लिमिटेशन एक्ट 1963 में, वो होंगी सूट, अपील या एप्लीकेशन जो फाइल की जानी है कोर्ट में एंड नॉट बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो सूट, अपील या एप्लीकेशन रेफ़र की गई है वो सूट, अपील या एप्लीकेशन नहीं है जो किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के सामने फ़ाइल की जाए, बल्कि वो है जो किसी कोर्ट में जो है फ़ाइल की जाएगी। फिर आ गया हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सेक्शन 3 क्लोज 2 सब क्लोज A जो है वो प्रोवाइड करता है कि कब सूट जो है डीम्ड मानी जाएगी कि इंस्टीट्यूट की गई है पर्पस, किस एक्ट के पर्पस से। तो यहाँ पे जो है हमारा जो सेकंड पार्ट था, या फिर जो हमारा ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन था उसका हम आंसर कर रहे हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास ऑर्डिनरी केस में, जहाँ पे प्लेंट प्रेजेंट की गई है प्रॉपर ऑफिसर को। सो सिर्फ जो मेयर प्रेजेंटेशन है प्लेंट की वो सफिशिएंट है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंस्टीट्यूशन जो है सूट का, और जो रजिस्ट्रेशन है सूट का वो नेसेसरी नहीं है। तो अगर कोई ऑर्डिनरी केस है तो आपको जो प्लेंट प्रेजेंट करनी है प्रॉपर ऑफिसर को वो उसी दिन जो है मानी जाएगी कि वो इंस्टीट्यूट हो गई है। सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी है। हाउ एवर जो प्लेंट है वो प्रेजेंट की गई है वो वैलिड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो हमारे पास CPC की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए उस प्लेंट में, तभी जो है वो वैलिड मानी जाएगी और तभी उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी। फिर आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोर्ट फीस एक्ट, एक प्लेंट जिस पे जो रिक्विजिट कोर्ट फीस है वो पे नहीं की गई है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, और हैंस जो प्रेजेंटेशन है प्लेंट की इनसफिशिएंट कोर्ट फी के साथ वो एक वैलिड प्रेजेंटेशन जो है नहीं होगी। हाउ एवर सेक्शन 149 और जो ऑर्डर 7 रूल 11 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अलाउ करेगा कोर्ट फीस की पे की जाए किसी भी टाइम पे आफ्टर जो है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, और ऐसी पेमेंट पे वो वैलिडेट कर दिया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली। तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमने बताया है एक और पॉइंट होगा जहाँ पे वो वैलिड नहीं होगी, जब जो रिक्विजिट कोर्ट फीस है वो पे नहीं की गई है,
लेकिन अगर बाद में सब्सिक्वेंटली कोर्ट फीस पे कर दी जाती है तो प्रेजेंटेशन को है एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जो पेमेंट जो है उसको वैलिडेट करती है रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछली डेट से ही वो मानी जाएगी। फिर आ गया हमारे पास इन केस ऑफ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड। तो पॉपर के केस में, पॉपर होता है वो हमारे पास वो पर्सन जिसके पास सफिशेंट जो है मनी नहीं होता है केस परसू करने के लिए। तो पॉपर के केस में जब वो एप्लीकेशन देता है कि उसको सू किया जाए एज अ पॉपर, तब जो एप्लीकेशन दी जाती है उसी टाइम से जो है सूट माना जाता है, इंस्टीट्यूट हो गया है। इसको हम फर्दर पढ़ते हैं कि सेक्शन 3 क्लोज 2 सब क्लोज A2 में जो है प्रोवाइड किया जाता है कि जो पॉपर सूट या के केस में जो डेट है इंस्टीट्यूशन की वो दिन होगा जब एप्लीकेशन जो है फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर वो दी गई है। दस अगर एप्लीकेशन जो है फॉर लीव टू सू या अपील एज अ पॉपर वो अलाउ कर दी जाती है, सूट या अपील जो है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है उस दिन पे जब एक्चुअल एप्लीकेशन जो है पॉपर की वो फाइल की गई है ओरिजिनल डेट पे। दस जो लैप्स है लिमिटेशन का वो अफेक्ट नहीं करेगा एडमिसिबिलिटी जो है सूट की, प्रोवाइडेड जो लिमिटेशन पीरियड है वो लैप्स नहीं हुआ है उस डेट पे जब एप्लीकेशन दी गई थी। हाउएवर अगर एप्लीकेशन जो है फॉर लीव टू सू या अपील एज अ पॉपर वो रिजेक्ट कर दी जाती है तो सेक्शन 13 जो है वो रेलेवेंस का होगा। ये जो है प्रोवाइड करता है कि इन केस जहाँ पे एप्लीकेशन जो है फॉर लीव टू सू या अपील एज अ पॉपर वो रिजेक्ट कर दी जाती है तो जो पीरियड है जिसके दौरान एप्लीकेंट जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहा है सेड एप्लीकेशन को वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रोवाइडेड जो प्लेंटिफ या अपेलेंट है वो एबल टू प्रूव है, वो प्रूव कर पाता है कि वो प्रोसिक्यूट कर रहा था गुड फेथ में। अब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस पे कि वो डीम मान सकता है कि कोर्ट फीस जो है वो फाइल की गई थी ओरिजिनल डेट पे जब एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। ये जो पैराग्राफ है हमारे पास ये जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसको जो है समझने के लिए या फिर इसको जो है नोट डाउन आप ऐसे कर सकते हैं। मैं टेबल की फॉर्म में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें आ गया हमारे पास कि जो पॉपर सूट है, पहली बात ये है कि वो उस दिन मानी जाएगी कि वो डीम्ड हो गई है, इंस्टीट्यूट हो गई है जिस दिन जो एप्लीकेशन दी जाती है फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर, कि जिस दिन एप्लीकेंट ने बोला कि भैया मुझे केस फाइल करना है लेकिन मैं एज अ पॉपर जो है फाइल करना चाहता हूँ, तो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है जनरल रूल यही है कि उस दिन ही माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गई है। अब क्योंकि एप्लीकेशन फाइल हुई है तो इसकी जो है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला आ गया एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, दूसरा आ गया यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। जहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है वहाँ पे सेक्शन 3 ऑपरेट करेगा और जो सूट है वो माना जाएगा कि उसी डेट पे फाइल हुई है जिस डेट पे जो है एप्लीकेशन फाइल हुई थी। रिजेक्शन में आ गया हमारे पास अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो यहाँ पे आता है हमारे पास सेक्शन 13। सेक्शन 13 बोलता है कि जो टाइम पीरियड एक एप्लीकेंट ने लगाया है एप्लीकेशन के लिए टू सू एज अ पॉपर वो जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर वो प्रूव कर देता है कि वो गुड फेथ में जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहा था। अगर ये बैड फेथ में होता है तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये दो चीज़ें थी। इसका जो जिस्ट है आप देख सकते हैं, इसका जो जिस्ट है इसके टेबल से जो है आपको समझ आ जाएगा। अगर आप अपनी सिंपल लीगल लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस चीज़ को तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जो है इतना जो बड़ा पैराग्राफ है इसमें सिर्फ यही बोला गया है। थर्ड आ गया हमारे पास क्लेम्स अगेंस्ट अ कंपनी बीइंग वोन्ड अप। तो जब क्लेम जो है एक कंपनी के अगेंस्ट जब वो वोन्ड अप होते हैं तो कब माना जाता है, तो उस केस में जहाँ पे क्लेम जो है अगेंस्ट अ कंपनी वो वोन्ड अप किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो जब क्लेमेंट जो है पहले सेंड करता है अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को, तो यहाँ पे सूट कब मानी जाएगी कि वो इंस्टीट्यूट हो गई है, जब जो क्लेमेंट है वो अपना क्लेम फाइल करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को, उस दिन से जो है माना जाता है कि यहाँ पे जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो गई है। उसके बाद आता है हमारे पास काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लोज बी जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी क्लेम सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के तरीके से
ट्रीट किया जाएगा एज अ सेपरेट सूट और डीम्ड माना जाएगा कि उसको जो है इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। सेट ऑफ के केस में उस डेट पे जब सूट जो है जिसमें सेट ऑफ प्लीड किया गया है। काउंटर क्लेम के केस में उस डेट पे जहाँ पे काउंटर क्लेम जो है किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप टेबल से समझ सकते हैं कि एक हमारे पास होता है सेट ऑफ का केस, एक होता है हमारे पास काउंटर क्लेम का केस। जहाँ पे सेट ऑफ बोला जाता है वो सेम डेट से माना जाएगा जिस दिन सूट जो है वो फाइल की गई है। काउंटर क्लेम में माना जाएगा लिमिटेशन पीरियड उस डेट से जब काउंटर क्लेम जो है वो दिया जाता है जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास सेक्शन 2 जो है सबसेक्शन 2 क्लोज सी। ये प्रोवाइड करता है कि एप्लीकेशन जो है बाय नोटिस ऑफ मोशन एक हाई कोर्ट में इज़ मेड जब एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाती है टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, कि एक एप्लीकेशन जो है बाय नोटिस ऑफ मोशन हाई कोर्ट में दी जाती है जब एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाती है प्रॉपर ऑफिसर को उस कोर्ट के। प्रिंसिपल जो है रेस जुडिकेटा का वो एप्लीकेबल है डिसीजन पे ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन पे अगर कोई अपील उसके अगेंस्ट इज़ मेड अगेंस्ट ऑर्डर व्हेन इट इज़ पास्ड। तो जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का वो एप्लीकेबल होगा उस डिसीजन पे जहाँ पे जो क्वेश्चन है लिमिटेशन का वो डिसाइड हुआ है अगर कोई अपील फाइल नहीं की गई है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब वो पास किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इस 2 लाइन के साथ जो है हम कंक्लूड करेंगे। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया था क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट है वो हमारे पास जो है माइनर एक्ट है, तो इसमें आपको मैक्सिमम किसी भी स्टेट में सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो हमारे वाला क्वेश्चन है इसके आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 40% है किसी भी स्टेट में, तो 50 से भी कम प्रोबेबिलिटी है। बट क्योंकि आजकल जुडिशरी एग्ज़ाम्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है तो इसमें जो है कोई भी क्वेश्चन या आंसर आपको पूछा जा सकता है, तो ये बेटर है हमारे लिए कि हम हर एक का जो है ब्लूप्रिंट तैयार रखें। तो ये 10-15 मार्कर के हिसाब से हमने आंसर किया है। अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है तो आप जो है हर एक पैराग्राफ से जो है जितना भी पैराग्राफ है उसका जो है आप सिर्फ जिस्ट लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर ये 5 मार्कर में आता है आप इंट्रो सेम रखेंगे, नेचर आप 2 लाइन में बताएंगे कि एब्सोल्यूट है, मैंडेटरी है। एक केस लॉ आप ज़रूर मेंशन करें चाहे वो 5 मार्कर है 10 मार्कर है, इससे इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पे अच्छा पड़ता है। जहाँ तक हमारे पास सूट कब डीम्ड मानी जाएगी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है ऐसे करके टेबल बना सकते हैं। पहला आप बता सकते हैं ऑर्डिनरी सूट कब माना जाएगा, जब यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट की जाएगी, तो प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट की जाएगी। दूसरा आ गया हमारे पास पोपर वाली सूट था, इसमें आप एग्जैक्ट ये वाला सेम टेबल बना सकते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला। तीसरा आ गया कंपनी का जो है कब माना जाएगा कंपनी के केस में, जब फर्स्ट टाइम जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्लेम सेंड किया जाता है। इसमें आ गया हमारे पास फोर्थ में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ में जिस दिन सूट फाइल की जाएगी, काउंटर क्लेम में जिस दिन काउंटर क्लेम जो है इज़ मेड। बाकी आप कंक्लूजन में जो है हमारे पास यही जो 2 लाइनें हैं कि जब हाई कोर्ट को मोशन सेंड किया जाएगा या रेस जुडिकेटा कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये 2 लाइन में जो आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप ये वाला जो पोर्शन है ये टेबल के थ्रू जो है समझा सकते हैं 5 मार्कर में। 10 मार्कर में आप ट्राई करें कि ये जो 4 हमारे पास हेडिंग्स हैं ये आप अलग अलग जो है लाइन में लिखें और 2-2 3-3 लाइन में समझाएं। 15 मार्कर में जो है आप डिट्टो सेम आंसर लिख सकते हैं। 20 मार्कर में भी आप लगभग सेम लिखेंगे क्योंकि ये 4 जो है आपकी शीट्स फिल करनी होती हैं, चारों में जो है ये आंसर जो है फिल हो जाएगा आपका। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।